तीरथ को कोशिश करनी होगी। बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये तो अभी रेडी इसलिए मुझे पता लगा। धन्यवाद। महिला दिवस के दिन शुरू हुई। आज आपने उद्घाटन किया है, चिकित्सा व्यवस्था में एक नई शुरुआत, अजमेर में एक अच्छी शुरुआत हो गई, क्या कहें? देखिए, यहाँ बहुत गुंजाइश है। वैसे अभी तो ये शुरुआत है और शुरुआत में ही 15 करोड़ के कामों का आज शुभारंभ हुआ है। सबसे पहले तो मैं हमारे एसएन टंडन साहब को राज्य सरकार की तरफ से चिकित्सा मंत्री होने के नाते उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने विश्वम्बरनाथ टंडन सैनिटोरियम एवं धर्मशाला ट्रस्ट के माध्यम से हमको 2 करोड़ 40 लाख रुपए मदद के रूप में यहाँ दिए हैं। राज्य सरकार की तरफ से हम उनके बहुत आभारी हैं। इसके लिए भवन बनाने के लिए उन्होंने 65 लाख रुपए दिए और 1 करोड़ 75 लाख रुपए ब्रेकी थेरेपी मशीन, जो कि कैंसर पेशेंट्स की इलाज के लिए एक अत्याधुनिक तकनीक की मशीन है, वो हमको उन्होंने डोनेट की है। और ये एक तरह से, जिस तरह से आज कैंसर की समस्या बढ़ रही है, हर साल पूरे प्रदेश में 20,000 कैंसर के मरीज नए पैदा हो जाते हैं, जिनको कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में कैंसर की अत्याधुनिक तकनीक की जो मशीन यहाँ स्थापित की गई है, मुझे उम्मीद है कि उससे आने वाले टाइम में हमारे कैंसर रोगियों को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर 4 OT हमने प्रारंभ किए हैं आज 4 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से। 2 OT तो हॉस्पिटल के अंदर है, एक जनाना अस्पताल में है और एक ऑर्थोपेडिक्स के उसमें है। ये सेमिनार हॉल का उद्घाटन हुआ है, कैथ लैब जो 2 बन रही है। कुल मिला के अजमेर के चिकित्सा सुविधाओं में जो एक शुरुआत हुई है आज, हमने आने वाले 25 सालों की समस्या को भी देखते हुए जिला कलेक्टर से कहा है कि आप लगभग 400 एकड़ ज़मीन या इससे थोड़ी कम हो वो अलॉट करके रखिए, ताकि चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी तो 2 महीने में हमारी सरकार को आए हुए, लेकिन हमारी प्लानिंग है, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज है, जो अस्पताल है, बहुत लंबे समय से यहाँ कार्डियक सर्जरी भी शुरू करने की मांग उठती आ रही है। तो यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी और लेटेस्ट तकनीक से इलाज की सारी सुविधाएं अजमेर के लोगों को, अजमेर संभाग के लोगों को मिले। हमारी ये रोड मैप है हमारे दिमाग में, जो आने वाले टाइम में हम इसको पूरा करेंगे। जो अस्पताल है, इसकी OPD का जो भार है, वो भार भी करीब 1.5 लाख OPD है पर मंथ, जो साल में करीब 30 लाख की OPD होती है। इस बर्डन को कम करने के लिए भी हमारी प्लानिंग है कि जो दो CSC है शहर के दूसरे हिस्सों में, उनको हम स्ट्रेंथन करें। वह हर प्रकार की सुविधा जो यहाँ पे मिल रही है इस बड़े अस्पताल में, वो वहाँ मिलने लगे, ताकि बढ़ती हुई जो आबादी है उसको हम एड्रेस कर सकें और यहाँ का जो भार है OPD का, उसको भी हम कम कर सकें। सर, मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने के लिए कुछ कम हुई थी? कोई कम नहीं सर, कोई कम 150 सीटों कोई कम नहीं हुई। अभी MCI का इंस्पेक्शन और है। 150 सीट हमारे, हम 250 का प्लान कर रहे हैं। ऐसा है कि 150 सीट तो पहले से ही है, और इसी महीने शायद MCI की इंस्पेक्शन की, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम इंस्पेक्ट करने आएगी। तो जो प्रपोजल हमारी तरफ से सबमिटेड है वो है 250 सीट का, और हमें उम्मीद है कि MCI की टीम जाने के बाद अजमेर में 150 से 250 सीट हमारी बढ़ जाएगी।
सर, जिस तरह से दबाव बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री जो निःशुल्क जांच योजना है उसके तहत जब तक दोनों सीएससी में अगर एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन ये नहीं क्योंकि यहाँ जांच के लिए सिर्फ मरीज पहुँचते हैं, तो दोनों सीएससी में अगर ये हो जाती है तो दबाव। अभी मैंने आपके पहले ही कहा ये चीज़ कि जो दोनों सीएससी है उनको हम इतना स्ट्रेंथन करेंगे कि यहाँ मेन अस्पताल का दबाव कम हो। सुपर स्पेशलिटी सेवाएं जो नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, वही बोला मैंने, आप वापस बोल रहे हो, मैं ये बोल चुका हूँ। बस सेवाओं का भी आपने आज बात किया। आज ये बस सेवा पुष्कर और अजमेर के बीच में है ना, ये तो है अजमेर, किशनगढ़ और पुष्कर में। किशनगढ़ भी है इसमें। हाँ, तो ये किशनगढ़, अजमेर और पुष्कर के बीच में जो बस सेवा शुरू हुई है, इससे भी हमारे लोगों को लाभ मिलेगा। सर, कैंपेन के प्रभारी बनाए गए हैं आप राजस्थान में कांग्रेस के, किस तरह से प्रचार का क्या रूप रहेगा, किस तरह से? देखिए, टारगेट तो हमने 25 सीट का रखा है राजस्थान में और हम टारगेट को छू भी लेंगे। 25 की 25 सीट जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव से पहले चाहे काला धन लाने की बात हो, 15 लाख रुपए जमा कराने की प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में बात हो, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात हो, महंगाई के ऊपर जिस तरह से, क्योंकि आज तो वीडियो बने हुए हैं नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले क्या बोला और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या किया, इसका अंतर मोदी जी के खुद के कही हुई बातों से ही सामने आ जाता है। मोदी जी पीएम बने उससे पहले उन्होंने एफडीआई का विरोध किया था और प्रधानमंत्री के बनने के बाद वो एफडीआई की तारीफ कर रहे हैं। मोदी जी ने जीएसटी का विरोध किया था प्रधानमंत्री बनने के पहले, अब मोदी जी कह रहे हैं जीएसटी के अलावा काम ही नहीं चलेगा। तो ये दो चेहरे इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री के देखे। बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई 7वें आसमान पे चली गई। गैस का सिलेंडर जो 400 रुपये में मिलता था आज करीब 1000 के आसपास पहुंच गया। और ये पेट्रोल डीजल के तो दाम पूरे 5 साल बढ़ते रहे और मोदी जी खामोश रहे। आज जिस तरह उन्होंने नोटबंदी की है, एक नया पैसा काला धन आया नहीं। नई करेंसी छापने में हिंदुस्तान के टैक्स पेयर की करोड़ों रुपए की राशि उन लोगों ने नई करेंसी छापने में लगा दी। आज भी देश को बता नहीं पाए कि नोटबंदी का सच क्या है। ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह नोटबंदी की आड़ में लोगों ने काला धन सफेद किया है, इसका तो जवाब मोदी जी को, जनता को देना पड़ेगा। सर, एयर स्ट्राइक जो की है उसको लेकर लगता है कि राजस्थान या पूरे देश में कुछ प्रभाव पड़ेगा या बताओ? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 1971 में हमारे देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। एक बांग्लादेश बना दिया, कमर तोड़ के रख दी पाकिस्तान की। 93,000 सैनिकों को हिंदुस्तान की जेलों में लाके डाल दिया और उनका कमांडर जनरल नियाजी, उसको हिंदुस्तान की जेलों में कैद करके रख दिया। उसके बाद चुनाव में जब इंदिरा गांधी गई तो गरीबी हटाओ के नारे के साथ गई थी, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के नारे के साथ गई थी, राजा महाराजाओं के प्रीवी पर्स को बंद करने के नारे के साथ गई थी, हरित क्रांति के नारे के साथ गई थी। इंदिरा गांधी ने सेना जो हमारे सबकी है, और अभी जब एयर स्ट्राइक की बात हो, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा हम सरकार के साथ खड़े हैं, पूरी विपक्षी पार्टियों ने कहा हम सरकार के साथ खड़े हैं। जब देश के ऊपर दुश्मन देश आक्रमण करता हो, हमारी फौजें आतंकवाद से लड़ती हो, तो देश में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। लेकिन हम इसके भी पक्षधर हैं कि इंदिरा गांधी से सीखो, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। एक वोट पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के नाम पे इंदिरा गांधी ने वोट नहीं मांगे। ये हमारी सेनाओं का शौर्य और ये पराक्रम, शहादत, उसको तो नमन ही करना चाहिए, उसको वोटों की राजनीति में कतई नहीं लाना चाहिए। क्या लगता है बीजेपी को लेकर राजनीति? ये तो उनको सोचना है। देखिए, मेरी बात सुनिए, सेना के साथ पूरा देश खड़ा है, सेना पूरे देश की हिफाजत करती है। सेना को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या और पार्टी में डिवाइड करना है तो इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। सेना के एयर चीफ मार्शल ने जो बयान दिया है उसको देखना चाहिए देश की जनता को। उन्होंने कहा हमारा काम एयर स्ट्राइक करना है, वहाँ लोग कितने मरे ये गिनने का काम सरकार का है। किसने गिने, कितने गिने, ये तो कर भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, हम इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन हमारी सेनाओं ने बहादुरी का काम किया है। पाकिस्तान में
आतंकवादियों के ठिकानों पर चाहे बम्बार्डमेंट किया है, उसके लिए सेना की हम तारीफ करेंगे। लगातार बीजेपी इसको लेकर जो है प्रचार प्रसार कर रही है कि सेना ने ये किया। आप मेरे को बताइए कि आए चुनाव में राम मंदिर का नारा लेते थे वो। अभी हमने भगवान गणेश जी की पूजा की है, भगवान राम की हम रोज पूजा करते हैं। कभी कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के नारे पर वोट मांगा क्या? ये बीजेपी की फितरत है कि भगवान राम को क्यों लेके आते हो? इसलिए कि आपने कुछ किया नहीं है। 5 साल धोखा दिया देश की जनता को प्रधानमंत्री ने, झूठ बोला, जुमले गढ़े। आज आज़ादी के बाद में पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जिन पर देश विश्वास नहीं कर रहा है। इन्होंने पद की गरिमा को खत्म किया है। और आज एयर स्ट्राइक चल रही थी, आतंकवादी और हमारी सेना लड़ रही थी। एक दिन भी देश का प्रधानमंत्री पब्लिक रैली कर रहा है, वोट मांग रहा है, इसका जवाब कोई नहीं मांगेगा उनसे कि प्रधानमंत्री जब सेना सीमा पे तनाव है, एयर स्ट्राइक हो रही है, आतंकवादियों से मुठभेड़ कर रहे हैं हमारे सेना के जवान, उस टाइम तो रुक जाओ कम से कम। ये वोट मांगने का सिलसिला एक दिन बंद नहीं हुआ उनका। और फिर मेरे को बताओ आप, मैं कश्मीर जाके आया, कश्मीर में 12,000 पत्थरबाजों पर मुकदमा लगा, जिन्होंने भारतीय सेना के पत्थर बरसाए, गाड़ियां पलटी, मनोबल गिराया आतंकवादियों के इशारे पर। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाने की मजबूरी के रहते हुए मोदी जी से पूछो, उन 12,000 पत्थरबाजों के मुकदमे क्यों विड्रॉ किया आपने? वो भी तो आतंकवाद से लड़ रहे थे सेना के जवान। और उसी महबूबा मुफ्ती ने अब जब क्या बोल रही है, हमको मजबूर मत करो, हम दूसरा झंडा उठा लेंगे। और उसी महबूबा मुफ्ती की बहन को छोड़ने के लिए इस आतंकवादी को कंधार कौन लेके गया था, ये भी देश को बताना पड़ेगा। We'll be right back.